आज जो है किसके बारे में पढ़ना है? व्यक्तिगत परिचय पढ़ना है। तो आज हम दो व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, एक है पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री और स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले किसके बारे में पढ़ा जाए? प्रधानमंत्री, है नहीं। चल, तो आज हम पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, जिनको आप जानते हैं किस रूप में? भारत, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में, है ना। और इन्हीं को हम जानते हैं किस नाम से? चाचा नेहरू के नाम से, ठीक है। लेकिन अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक भारत का प्रथम स्वप्न दृष्टा, आधुनिक भारत का प्रथम स्वप्न दृष्टा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो स्वतंत्र भारत के क्या हुए? पहले प्रधानमंत्री हुए, जिनका जन्म हुआ था 14 नवंबर को। कब हुआ था? 14 नवंबर 1889। 14 नवंबर 1889 को जन्म हुआ था। और इन्हीं के हैप्पी बर्थडे के दिन हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना हैप्पी बर्थडे मनाते थे, उस दिन अब हम लोग किस रूप में मनाते हैं? बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। इनके पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू। पिता का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। और माता जी का नाम था स्वरूप रानी देवी। क्या नाम था? स्वरूप रानी देवी, स्वरूप रानी देवी, ठीक है। इनके 3 बहन थे, जिनमें एक का नाम था विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। अब इन्हीं को क्यों पढ़ा रहा हूं? विजय लक्ष्मी पंडित को ही क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि ये जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन जो है, जिसका नाम क्या है? विजय लक्ष्मी पंडित, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। क्लियर है? इसलिए जानी जाती है विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू, है ना। और माता का नाम क्या था? स्वरूप कुमारी देवी, है ना। 1916, कब? 1916 में इनका विवाह हुआ था कमला नेहरू से। इनकी पत्नी का नाम क्या है? कमला नेहरू, कमला नेहरू, ठीक है। 1916 में इनका विवाह हुआ था और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम है इंदिरा गांधी। नेहरू से गांधी कैसे हो गई? है ना, इंदिरा नेहरू होना था, है ना। ये कश्मीर से आए हुए पंडित थे, इनका सरनेम क्या था? नेहरू। गांधी जी ने इनको गोद लिया था, इसीलिए इनका नाम क्या हो गया? इंदिरा गांधी। क्लियर है? लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की एक पुत्री थी जिनका नाम हम किस नाम से जानते हैं? इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? इनका निवास स्थान है आनंद भवन इलाहाबाद। इनका निवास स्थान कहां है? आनंद भवन इलाहाबाद, वहीं पर रहते थे। अब ये जो है मोतीलाल नेहरू उस समय के बहुत बड़े वकील थे। जो इनके पिताजी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय के बहुत बड़े वकील थे। तो इनके पास पैसा कौड़ी कमी था क्या? नहीं, ठाठ बाढ़ से जीते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर में ही, बकायदा ट्यूशन, कहीं स्कूल नहीं गए। प्रारंभ में जब इनको शिक्षा दी गई तो इनको घर में ही ट्यूशन लगा दिया गया। घर में ही टीचर लोग आते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या करते थे? पढ़ाते थे। क्लियर है? अब ये जब थोड़े बड़े हुए, है ना, तो इनको स्कूली शिक्षा देने के लिए कहां भेजा गया? ब्रिटेन। कहां भेजा गया? ब्रिटेन भेजा गया। और इन्होंने ब्रिटेन के हैरो स्कूल से, कौन से स्कूल से? हैरो स्कूल, हैरो स्कूल से। और ये हैरो स्कूल कहां है भैया? ब्रिटेन में। वहां से अपना स्कूली शिक्षा पूरा कंप्लीट किया। क्लियर है? उसके बाद वहीं पर इन्होंने लंदन में ट्रिनिटी कॉलेज है, ट्रिनिटी, कौन सा कॉलेज? ट्रिनिटी कॉलेज। इस ट्रिनिटी कॉलेज से अपना स्नातक पास किया। ये कहां है? लंदन में। और लंदन में है कौन सा यूनिवर्सिटी? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कौन सा यूनिवर्सिटी? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और उसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, ये भी कहां है?
लंदन। यहां से इन्होंने लॉ कानून की पढ़ाई कंप्लीट की और 1912 में ये भारत आ गए और भारत में फिर इन्होंने वकालत करना क्या किया, प्रारंभ किया। समझ में आ गया प्रारंभिक जीवन इनका। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ। इस 14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। इनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू है, माताजी का नाम स्वरूप रानी देवी है। ये 3 बहन थे, उनमें से एक बहन का नाम था विजयलक्ष्मी पंडित, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की क्या बनी, प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक, और इनका विवाह जो है 1916 में किससे हुआ, कमला नेहरू से हुआ। और इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम हम जानते हैं किस नाम से, इंदिरा गांधी के नाम से। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है घर में हुई, इनको ट्यूशन लगा दिया गया, टीचर आकर घर में पढ़ाते थे और बाद में स्कूली शिक्षा के लिए ब्रिटेन भेजा गया और इन्होंने स्कूली शिक्षा किस स्कूल से प्राप्त की, है ना, हैरो स्कूल से प्राप्त की। फिर अपना कॉलेज किया किस कॉलेज से, ट्रिनिटी कॉलेज से, और लॉ की पढ़ाई इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन से किया है। कंप्लीट हो गया, इन्होंने वकालत कंप्लीट कर लिया। फिर 1912 में कहां गए, भारत आ गए और वकालत करना चालू कर दिया। लेकिन इनको वकालत में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, वकील बन गए थे लेकिन वकालत में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो इसी 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन था बांकीपुर में। कांग्रेस का अधिवेशन कहां था, बांकीपुर। 1912 कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन, बांकीपुर अधिवेशन कांग्रेस का था। इसमें वे शामिल हुए और यहीं से वे राजनीति में प्रवेश किए। तो राजनीति में प्रवेश पंडित जवाहरलाल नेहरू किस अधिवेशन से किए हैं, तो बांकीपुर अधिवेशन से। और कब किए हैं, 1912 में। 1912 में ये राजनीति में प्रवेश किए। अब ये राजनीति में धीरे धीरे घुल मिल गए। इसी समय 1917-18 में, याद करो 1916-17-18 में एक आंदोलन चल रहा था। कौन सा आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन। और होम रूल लीग आंदोलन जो है 2 लोग चला रहे थे। कौन कौन, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, है ना, दोनों चला रहे थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन से क्या थे, प्रेरित हो गए और उन्हीं के साथ ये उसी में सक्रिय हो गए, है ना। तो होम रूल आंदोलन में सक्रिय हो गए। ठीक है, एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन में सक्रिय हो गए। उसके बाद धीरे धीरे जो है राजनीति में आ गए। फिर 1920 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन। 1920 से 22 तक कौन सा आंदोलन चला था, असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन में ये पूरे जोश के साथ जो है गांधी जी का आंदोलन को चलाने लगे, असहयोग आंदोलन। और यही वो आंदोलन था जिसमें पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या हुए, गिरफ्तार हुए। 1920 से 22 के बीच जो असहयोग आंदोलन चला उसी में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या हुए, गिरफ्तार हुए, है ना। और उसके बाद वो जो है सक्रिय हो गए पूरे राजनीति में, है ना। अब याद करो 1923 में स्वराज दल बना था। कौन सा दल बना था, स्वराज दल। और स्वराज दल बनाने वाले 2 लोग थे। कौन कौन थे, देशबंधु चित्तरंजन दास, है ना, देशबंधु चित्तरंजन दास, ठीक है। और एक कौन थे, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। देशबंधु चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू क्या थे, सचिव थे। देखो पिताजी जो है नए पार्टी बना दिया, कौन सा, स्वराज दल। इसके बावजूद गांधी जी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो अपने पिता के विपक्ष कहां खड़े हुए थे, कांग्रेस में ही खड़े हुए थे। किस में खड़े हुए थे, कांग्रेस में ही थे, है ना। पिताजी ने कौन सा पार्टी बनाया, स्वराज दल। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू अभी भी किस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी में थे। यानी दोनों बाप बेटे जो है अलग अलग थे, है ना। मोतीलाल नेहरू जो है स्वराज दल बना लिए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू अभी भी कहां है, कांग्रेस में है। क्लियर है। ऐसा इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन चालू किया। और 1924 में इलाहाबाद नगर पालिका नगर निगम, इलाहाबाद नगर निगम का चुनाव हुआ जिसमें ये अध्यक्ष चुने गए। तो इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष बन गए कब, 1924 में। 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के क्या बन गए, अध्यक्ष, जिसको 1926 में इन्होंने क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया, है ना। और ये जो है फिर कांग्रेस में बहुत बड़े नेता बन गए। और कांग्रेस के जब बहुत बड़े नेता बन गए तो 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, याद करो इसको पढ़ाया था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। और इस कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में उनको क्या चुना गया, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, जब वे पहली बार कांग्रेस का क्या बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्लियर है। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। राजनीति में प्रवेश कब किया,
1912 में बांकीपुर अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए, है ना। उसके बाद वे जो है होम रूल आंदोलन में शामिल हो गए। किसके आंदोलन में? एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन में। उसके बाद उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी शामिल हुआ, सहयोग किया, और इसी बीच में पहली बार क्या हुए? गिरफ्तार हुए। 1923 में जब स्वराज दल बना, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल बनाया, लेकिन ये उस पार्टी में नहीं थे। किस पार्टी में थे? कांग्रेस पार्टी में ही थे। और 1924 में इलाहाबाद नगर पालिका के, नगर निगम के क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए, जिसका उन्होंने 1926 में क्या दे दिया था? त्याग पत्र दे दिया था। ठीक, अब इनका कद कांग्रेस में बढ़ते गया और 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के क्या बने? अध्यक्ष बने। और याद करो, इसी अध्यक्ष में जब इनको भाषण देने के लिए बुलाया गया तो इन्होंने क्या कहा था कि हमको आजादी मिली है या नहीं मिली है, लेकिन हम हर साल 26 जनवरी को क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य इन्हीं के द्वारा रखा गया था। और मध्य रात्रि को, है ना, मध्य रात्रि को रावी नदी के किनारे पर तिरंगा झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज्य का रक्षा रखा गया था। और पहली बार 26 जनवरी 1930 में इन्हीं के द्वारा पहली बार क्या मनाया गया था? स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1929 में। उसके बाद 1936 में भी अध्यक्ष बने और 1937 में भी अध्यक्ष बने, है ना। 2 बार और अध्यक्ष बने, 1937 और 1936 और 1937 में। ठीक है, और इन्हीं का ही नेतृत्व का कमाल था। देखो, 1936 में अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 1937 में भी अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और याद करो, 1937 में ही प्रांतीय चुनाव हुआ था। क्या हुआ था? प्रांतीय चुनाव हुआ था। और 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था, जिसमें 8 में से किसकी सरकार बनी थी? कांग्रेस की सरकार बनी थी। किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, है ना। जैसे भाई जो भी पार्टी चुनाव जीतता है तो जो अध्यक्ष रहता है उसका वाहवाही होता है कि नहीं होता है, कि इसकी अध्यक्षता में हमने क्या किया? चुनाव जीता, ऐसे करके। तो किसकी अध्यक्षता में 1937 में कांग्रेस ने 11 प्रांत में से 8 प्रांत में सरकार बनाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। क्लियर है। और साथ ही ये वाला अधिवेशन याद करो, ये हुआ था कहां? फैजपुर में। कहां हुआ था? फैजपुर में हुआ था, जो कि कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो कहां हुआ था? गांव में। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ वो 1937 का कौन सा अधिवेशन है? फैजपुर अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो यह भी क्वेश्चन आता है कि गांव में हुआ अधिवेशन कौन सा है? तो 1937 का अधिवेशन है जो गांव में हुआ है। कौन से गांव में हुआ है? फैजपुर में। जिसका अध्यक्ष कौन था पूछेगा तो कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है। इसके बाद जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 1945 तक ये जेल में थे। 1945 तक जेल में थे। उसके बाद 1946 में आभास हो गया था कि भारत को आजादी मिलने वाला है। भारत को क्या मिलने वाला है? आजादी मिलने वाला है। तो जो 1946 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वही भारत, स्वतंत्र भारत का क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा क्लियर हो चुका था। जो 1946 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वही जो है क्या बनेगा? स्वतंत्र भारत का अध्यक्ष बनेगा। तो सब लोग चाहते थे कि अध्यक्ष कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन गांधी जी के कहने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष पद के दौड़ से दूर हो गए, अध्यक्ष पद से दूर हो गए। गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को समझाया कि आप इस रेस में मत आओ। इस रेस में किसको दौड़ने दो? जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि वो जवान आदमी है, अंग्रेजों से मस्त इंग्लिश में बात करता है, ऐसा बोल के पंडित जवाहरलाल नेहरू को आगे कर दिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के कहने पर क्या हो गए? पीछे हो गए। तो गांधी जी के ही कहने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है अंतरिम सरकार में क्या बने? प्रधानमंत्री। 1946 में अंतरिम सरकार घोषित किया गया और उस अंतरिम सरकार में क्या बने? प्रधानमंत्री बने, है ना। तो स्वतंत्रता के पहले जो अंतरिम सरकार बनाया गया था उसमें क्या बने? प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ? आजाद हुआ और आजाद भारत के ये पहले प्रधानमंत्री बने। तो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 1947 से लेकर 1964 तक भारत के क्या रहे? प्रधानमंत्री रहे। और ये सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले क्या बन गए? व्यक्ति। तो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी बीच 1955 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया।
भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। वो कब मिला है पंडित जवाहरलाल नेहरू को? 1955 में, है ना। और उसी समय वो प्रधानमंत्री भी थे, यानी खुद को इन्होंने भारत रत्न, भारत रत्न घोषणा कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है नहीं। और मंत्रिमंडल का सर्वोच्च कौन है? प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन्हीं के प्रधानमंत्री कार्यकाल में ही इनको भारत रत्न दिया गया। कब? 1955 में। क्लियर है। और 1964 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो मरते दम तक ये भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। यानी प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान ही इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई 1964 में। क्लियर है। इनका एक पुस्तक है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया कौन सा पुस्तक है जो प्रसिद्ध है? तो वो है कौन सा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। इसको उन्होंने 1945 में प्रकाशित किया था। ठीक है। इसके अलावा जब ये जेल में रहते थे, जेल में थे, तो अपने बेटी इंदिरा गांधी को क्या लिखते थे? पत्र लिखते थे। इंदिरा गांधी को क्या लिखते थे? पत्र लिखते थे। तो उन पत्रों का भी इन्होंने एक पुस्तक के रूप में प्रकाशन किया है 1929 में, जिसका नाम है पिता के पत्र। पुस्तक का नाम क्या है? पिता के पत्र। तो पिता के पत्र पुस्तक किसका है पूछेगा तो किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज नामक पुस्तक किसका है पूछेगा तो भी किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। क्लियर है। तो ये थे कौन? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बात करते हैं किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या था? अभी बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि गांधी जी के कहने पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री। जबकि दौड़ में कौन आगे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक। ये हमेशा ना पहले स्थान पर रहना चाहते थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, कि मैं हमेशा पहले रहूं। और यही ईगो किसके में था? जिन्ना के में था। यही ईगो किसके में था? जिन्ना। वो भी रहना चाहते थे पहले में। और इसी ईगो के चलते जो है माना जाता है कुछ इतिहासकारों के द्वारा कि दोनों में ईगो था कि हम दोनों क्या रहना चाहते हैं? पहला। इसीलिए जिन्ना ने अलग देश मांगा कि मैं अपने देश में पहला रहूंगा, ऐसे करके तो वो बंटवारा आया। अगर मान लो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आगे कर दिया जाता तो जो रियासतों को एक किया था वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि ये भी अपने आप को क्या रखना चाहते? पहले रखना चाहते, है ना। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो बहुत बुजुर्ग हो चुके थे। तो गांधी जी का ये मानना था कि भारत को पहला प्रधानमंत्री ऐसा मिले जो थोड़ा लंबे समय तक स्थिति परिस्थिति को देखकर क्या कर सके? काम कर सके। तो इसी विचारधारा के चलते गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जगह किसको आगे किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। लेकिन देश की एकता को बनाए रखने में जो सबसे अहम भूमिका है वो किनका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, है ना। तभी तो इनके याद में इनके जन्म दिवस को 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को। इनका जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 को। बहुत बुजुर्ग हो चुके थे। आजादी के 3 साल बाद 1950 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जो है गुजरात के गांव में हुआ, जिसका नाम था नाडियाड। गुजरात का कौन सा गांव था? नाडियाड गांव, जो इनका ननिहाल था। नाना के घर इनका जन्म हुआ, जिनका गांव का नाम क्या था? नाडियाल। जबकि इनका घर, जो इनका रहवास था, वो गुजरात का एक गांव था जिसका नाम था कारमशद। कारमशद, ये इस गांव में रहते थे, कारमशद गांव में रहते थे। लेकिन जन्म कहां हुआ है? नाडियाल में हुआ है, जो उनका क्या था? नलिहाल था। इनके जो पिता थे, है ना, जिनका नाम था झाबेर भाई पटेल। क्या नाम था? झाबेर भाई पटेल। झाबेर भाई पटेल पिताजी जो थे 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई की सेना में सेना के रूप में कार्य कर चुके थे। किसान थे। 1857 की क्रांति क्या हो गया? असफल हो गया। लेकिन 1857 की क्रांति में ये रानी लक्ष्मीबाई की सेना से अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिता, जिनका नाम क्या था? झाबेर भाई पटेल। ठीक है। इनकी जो माता थी उनका नाम था लाडबा देवी। लाडबा देवी। ठीक है। किसान फैमिली से हैं, लेकिन फिर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के क्या बोलते हैं, शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है इनके गांव कहाँ हुआ? कारमशद में हुआ। ठीक है। इन्होंने फिर क्या किया? वकालत कर लिया, है ना। वकालत करके यहाँ पर वो
वकालत करना चालू कर दिए अपने क्षेत्र में, कार्मसत क्षेत्र में वो वकालत करना चालू कर दिए। वकील की पढ़ाई यहां से कर लिया था, है ना, और वकालत करना चालू कर दिए। इसी बीच उनका जो विवाह है ना, विवाह जो है वो हुआ था किससे? झाबेरबा देवी से। इनका विवाह किससे हुआ था? झाबेरबा देवी से हुआ था। क्लियर है? तो इनकी पत्नी का नाम क्या है? झाबेरबा देवी। अब ये वकालत कर रहे थे, एक दिन वकालत कर रहे थे तो अचानक इनको कोई आया और एक चिट्ठी देके गया। वो चिट्ठी पढ़े और चुपचाप जेब में डाल दिया। पूरा वकालत, ऐसा कोई केस नहीं था ये जीत नहीं सकते थे। कई वकील लोग बोलते थे कि ये केस जो है ये हार जाएंगे, लेकिन ये अपने वकालत से, अपने पैरवी से ऐसा केस को घुमा देते थे कि ये जो लोग जो सोचते थे कि केस हार जाएंगे, वो केस को भी क्या कर लेते थे? जीत लेते थे। ऐसे कुशल वकील थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो एक दिन एक पैरवी कर रहे थे, एक जने का वकालत कर रहे थे कि उनको खत मिला, खत पढ़े और जेब में डाल दिए। पूरा वकालत खत्म कर लिया, केस जीत लिया। तब पता चला कि उस पत्र में उनकी पत्नी की मृत्यु का खबर था। उनके उस पत्र में क्या लिखा हुआ था कि उनकी पत्नी की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। उसके बावजूद भी उन्होंने पत्र को जेब में डाला और पूरी तारतम्यता के साथ, पूरे लगन के साथ वो अपने वकील का केस क्या किए? लड़े। तो जब उनसे पूछा गया कि पत्नी का मृत्यु खबर मिल गया था, तो डेस्क क्या कर देते थे? अगला तारीख ले सकते थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने वकालत करने के लिए उनसे क्या लिया था? फीस लिया है, तो उस फीस का मेरे को अदा करना था, इसीलिए मैंने पहले वकालत जीता। अब मैं अपनी पत्नी का जो है स्वर्गवास हो गया, वहां जाऊंगा। ऐसा वकील थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है? ऐसा ये वकालत कर रहे थे, है ना। 1910 में ये लंदन गए। 1910 में कहां गए? लंदन गए और वहां से बैरिस्टर का पढ़ाई किए। और वहां से आने के बाद इन्होंने अहमदाबाद में वकालत करना क्या कर दिया? चालू कर दिया। ठीक है, अहमदाबाद में वकालत करना चालू कर दिया। और 1917 में ये राजनीति में आए और जो अहमदाबाद नगर पालिका है वहां पर ये पार्षद बने। क्या बने? पार्षद। 1917 में ये अहमदाबाद नगर पालिका के क्या बने? पार्षद, है ना। अहमदाबाद जो म्युनिसिपल पार्टी थी उसके काउंसलर क्या बोलते हैं? पार्षद, है ना। तो अहमदाबाद का देखो, राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहां? छोटे स्तर से होती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 1917 में अहमदाबाद म्युनिसिपल पार्टी के काउंसलर चुने गए। ठीक, उसके बाद अब ये राजनीति में आ गए थे। इसी बीच अच्छा, और शुरुआत में गांधी जी को पसंद नहीं करते थे। शुरुआत में गांधी जी को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि गांधी जी किसके अंग्रेजों के तरफ थे। लेकिन 1917 में जब गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह क्या हो गया? सफल हो गया। चंपारण सत्याग्रह क्या हो गया? सफल हो गया। अब उनके फल को देखा कि जो व्यक्ति है वो इतना अच्छा है कि उसने बस वहां कदम रखा कि चंपारण सत्याग्रह क्या हो गया? सफल हो गया। भारी मजबूत आदमी है। उसी चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद ये डाई हार्ट फैन हो गया था किसका? गांधी जी का। और 1918 में जब गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? खेड़ा सत्याग्रह। याद करो, गुजरात के खेड़ा क्षेत्र में, है ना, खेड़ा क्षेत्र में जो है किसानों से जबरदस्ती अंग्रेजों के द्वारा क्या लिया जा रहा था? टैक्स लिया जा रहा था, है ना। तो इस खेड़ा में गांधी जी जो आए और इसको कर नहीं आंदोलन क्या कहा गया? पढ़ाया था गांधी जी के समय। तो कर नहीं आंदोलन मतलब हमको कर नहीं देना है, ऐसा। लेकिन गांधी जी इस खेड़ा क्षेत्र में ज्यादा समय नहीं दे सकते थे। तो गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति के तलाश में थे जो मेरे जगह में इस खेड़ा आंदोलन का क्या कर सके? संचालन कर सके। तो गांधी जी ने किसको चुना? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और यही खेड़ा आंदोलन था जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रीय स्तर का क्या बना दिया? नेता बना दिया। यहीं से जो है पटेल का पहचान अब किसमें हो गया? नेशनल लेवल पर होने लगा। अभी जब तो गांधी जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन लोग जानते थे? गुजरात के लोग बहुत जानते थे, क्योंकि वो कहां के? अहमदाबाद के क्या थे? पार्षद थे। लेकिन खेड़ा आंदोलन में गांधी के जगह इस आंदोलन का नेतृत्व किया तो उनको अब राष्ट्र के स्तर पे भी जाने जाने लगा, क्योंकि खेड़ा आंदोलन क्या हो गया था? सफल हो गया था, है ना। और इसी बीच जो है इसी बीच ये कब हुआ था? 1918 में। इसी तरह 1923-24 में गुजरात में ही एक और क्षेत्र था जहां पर क्या किया गया था? डकैत विरोधी कर लगा दिया गया था। क्या लगा दिया गया था? डकैत कर लगा दिया गया था, जिसके विरोध में वहां के जनता ने क्या कर दिया? आंदोलन। उस आंदोलन को जानते हैं बारसाड़ आंदोलन के नाम से। किस नाम से? बारसाड़ आंदोलन के नाम से जानते हैं। और इस आंदोलन में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहम भूमिका निभाया और यहां पर भी सफलता हासिल किया। और इसी बीच जो है
1928 में 1928 में गुजरात के बारदोली क्षेत्र में, गुजरात का कौन सा क्षेत्र था? बारदोली क्षेत्र। यहां पर बहुत बाढ़ आया और पूरा अकाल पड़ गया। बाढ़ आया तो पूरा फसल बर्बाद, तो बाढ़ आया तो पूरा अकाल पड़ गया। लेकिन फिर भी बारदोली में 30% कर में क्या कर दिया गया? वृद्धि। जहां तुम लोग 6 रुपया देते थे टैक्स, अब कितना रुपया दोगे? 30 रुपया। कहां पर? बारदोली में, है ना। लेकिन बारदोली में टैक्स को बढ़ा दिया। लेकिन अब भाई अकाल पड़ गया है तो किसान लोग टैक्स कहां से दें? ये इसलिए किया गया था ताकि किसान लोग टैक्स नहीं देंगे तो किसानों के जमीन को, किसानों के घर को क्या कर सके? अंग्रेज लोग हड़प सके। इसलिए जो है इस क्षेत्र में कर को क्या कर दिया गया था? बढ़ा दिया गया था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल छोटे मोटे आदमी थे क्या? बहुत बड़े वकील थे, भारी दिमाग। तो उन्होंने सोचा कि अगर किसान लोग टैक्स नहीं देंगे, वो दे ही नहीं सकते क्योंकि फसल ही नहीं हुआ है तो कहां से टैक्स देंगे, तो किसान लोग को क्या करेंगे? जबरदस्ती अंगूठा लगवाएंगे, सिग्नेचर करवाएंगे और उनके जमीन को कहां शामिल कर लेंगे? अंग्रेज लोग अपने हथिया लेंगे। तो इन्होंने क्या किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने जासूस रखे कि पता लगाओ कि अंग्रेज आज किस किसान के घर जाने वाले हैं, है ना, किसको टैक्स के लिए उसको प्रेरित करेंगे, प्रताड़ित करेंगे और उससे जबरदस्ती अंगूठा लगा के उसके जमीन पर कब्जा करेंगे। अब यह जासूस फैला दिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहले से पता हो जाता था कि अंग्रेज लोग आज किस किसान के घर जाने वाले हैं। तो कैसे होगा? टैक्स नहीं दिया है तो उस किसान का अंगूठा लगेगा या सिग्नेचर करवाएगा, तभी उसका जमीन किसका हो जाएगा? अंग्रेजों का। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहले पता चल गया कि आज रमेश घर जाना है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल रमेश को छूमंतर गायब कर देते थे। अब अंग्रेज लोग उसके घर गए तो जिसके नाम पे जमीन है वो आदमी ही नहीं है, तो कहां से उसका अंगूठा लगवाएंगे? कहां जमीन को कब्जा कर पाएंगे? फिर अगला दिन किसके घर जाना है? सुरेश के घर जाना। सुरेश को सरदार वल्लभ भाई पटेल गायब कर। ऐसे जिस किसान के घर जाना रहता था उस किसान को क्या कर देते थे? गायब कर देते थे। 2 महीना बाद फिर आता था, फिर किसान को वापस ला दे। ऐसा चलते गए, अंग्रेज लोग परेशान, न तो टैक्स मिल रहा है और न ही जमीन को हम लोग क्या कर पा रहे हैं? हथिया पा रहे हैं। तो इस बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। अंग्रेजों परेशान हो गए कि हम 30% बढ़ाए थे, 30 रुपया मिलेगा, उस चक्कर में न टैक्स मिल रहा है और न ही जमीन मिल रहा है करके अंग्रेजों को इस आंदोलन के सामने झुकना पड़ा और 30% टैक्स के जगह कितना प्रतिशत करना पड़ा? वापस 6% करना पड़ा। इस आंदोलन से बारदोली की महिलाएं भारी खुश हो गई और इसी आंदोलन के दौरान वहां की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को कौन सा उपाधि दिया? सरदार का उपाधि दिया। तब से हम लोग किस नाम से जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। क्लियर है? उसके बाद 1931 में पहली बार ये कराची अधिवेशन में कांग्रेस के क्या बने? अध्यक्ष बने, जहां पहली बार जो है इनको क्या 1931 में कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का? कराची अधिवेशन। और कराची अधिवेशन में क्या बने? अध्यक्ष। अधिवेशन में अध्यक्ष बने और इसी के अध्यक्षता में, इन्हीं की अध्यक्षता में पहली बार भारत के नागरिकों के लिए किसकी मांग की गई? मौलिक अधिकारों की मांग की गई। तो मौलिक अधिकारों की मांग किसकी अध्यक्षता में किया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में पहली बार किया गया 1931 में। कौन से अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जोश खरोश को देखकर गांधी जी ने ही इनको एक नाम दिया, क्या? लौह पुरुष। तो गांधी जी ने ही इनको कोई किस नाम से पुकारा? लौह पुरुष के नाम से पुकारा। तब से इन्हें जाना जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया, है ना। भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है किन्हें? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्लियर है? अब उसके बाद बता चुका हूं कि ये सबके पसंद थे कि ये प्रधानमंत्री बने, लेकिन इनके बुजुर्ग होने के कारण और पंडित जवाहरलाल नेहरू को आगे लाने के चक्कर में गांधी जी के कहने पर ये प्रधानमंत्री नहीं बने और अंतरिम सरकार में गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री का पद ग्रहण किया। अंतरिम सरकार में कौन से पद पे थे? गृह मंत्री और सूचना प्रसारण के पद पर थे। ठीक। और 22 जून 1947 को 22 जून 1947 को रियासत मंत्रालय बनाया गया। रियासत मंत्रालय, ताकि जितने भी रियासत है उनको भारत संघ में शामिल किया जा सके। तो उस समय भारत में जैसे हमारा छुईदान एक रियासत था, खैरागढ़ रियासत था, वैसे ही पूरे भारत देश में 565 रियासत था। कितना रियासत था? 565।
और 565 रियासतों में से यही सरदार वल्लभ भाई पटेल और इनके सहयोगी थे वीपी मेनन। कौन थे? वीपी मेनन। इन दोनों के, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस रियासत मंत्रालय के क्या बने? अध्यक्ष बने, और वीपी मेनन को सचिव बनाया गया। और इन दोनों के ही तत्वाधान में जो है 565 में से 549 रियासत जो है किसमें शामिल हो गए? भारत संघ में शामिल हो गए, यानी भारत में शामिल हो गए। 13 जो रियासत है वो पाकिस्तान में शामिल हो गया, और 3 रियासत ये स्वतंत्र रहना चाहते थे, जिनमें एक था जूनागढ़, एक था कश्मीर, और एक था कौन सा? हैदराबाद। हैदराबाद, ठीक है। जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद, ये तीनों क्या रहना चाहते थे? स्वतंत्र रहना चाहते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के सूझबूझ से ये तीनों रियासत जो है वापस कहां आ गया? भारत में शामिल हो गया। और यही हैदराबाद रियासत है जो भारत में अंतिम रियासत के रूप में क्या हुआ? शामिल हुआ। तो भारत में शामिल होने वाला अंतिम रियासत पूछेगा तो कौन सा है? हैदराबाद। जबकि पहला रियासत पूछेगा तो वह है बुंदेलखंड। कौन सा है? बुंदेलखंड रियासत। ये भारत में सबसे पहले शामिल हुआ था, और सबसे अंत में शामिल हुआ था कौन सा? हैदराबाद। ये तीनों कैसे शामिल हुए, इसकी कहानी हम जब संविधान पढ़ेंगे तब पढ़ाऊंगा। क्लियर है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही प्रयासों से 565 रियासतों में से 549 रियासत जो है एक साथ भारत संघ में क्या हो गए थे? शामिल हो गए थे। जबकि 3 रियासत जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद जो है ये स्वतंत्र रहना चाहते थे। लेकिन इनके सूझबूझ से ही ये तीनों रियासत जो है किसमें शामिल हो गया? भारत में। ये हैदराबाद क्या बोलता था पता है? मैं भारत में शामिल होऊंगा ही नहीं, मैं अपने आप को स्वतंत्र देश बनाऊंगा, और स्वतंत्र देश नहीं बना पाया तो पाकिस्तान में शामिल हो जाऊंगा, लेकिन भारत में शामिल नहीं होऊंगा, ऐसा बोलता था। कौन? हैदराबाद। दिमाग खराब हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल का। पूरा सेना को भेजा कहां? हैदराबाद। ऑपरेशन पोलो चलाया। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन पोलो। और पूरा भारतीय सैनिकों को भेजकर यहां के रियासत के राजा नवाब को क्या कर दिया? पराजित कर दिया, सेना को भारत के अधीन कर दिया। और इस तरह ऑपरेशन पोलो के तहत जो हैदराबाद है वो किसमें शामिल हो गया? भारत में शामिल हो गया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो इनको स्वतंत्र भारत का उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाया गया। तो स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। या स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन है पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। और इन्होंने जो है अपने पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री के रूप में अभूतपूर्व कार्य किया। और मात्र 3 साल 15 दिसंबर 1950 इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। 15 दिसंबर 1950 को इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्लियर है? लेकिन इनको जाना जाता है राष्ट्रीय एकीकरण के रूप में, इसीलिए इनका एक मूर्ति बनाया गया है। कहां पर? गुजरात में, जो 182 मीटर ऊंचा है। और इसी को हम लोग जानते हैं किस नाम से? स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से। क्लियर है? इनको जो है 1991 में, है ना, इनके मरने के बाद 1991 में जो है भारत रत्न दिया गया है। तो मरणों उपरांत भारत रत्न दिया गया है कि इनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में। क्लियर है? और इनके नाम से जो है वो अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम था, सरदार वल्लभ भाई क्रिकेट स्टेडियम, जिसको अभी मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। क्लियर है? तो ऐसे थे हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है? तो आज हमने 2 प्रमुख राजनेताओं के बारे में जाना, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसे ही राजनेताओं के बारे में और जानेंगे, लेकिन आज नहीं कल। आज के लिए इतना ही।